तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 4 जिसके लेखक है बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम लोग प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसका दोहा है स्वदेशी। इनमें टोटल 10 दोहा है स्टूडेंट। इन 10 दोहा को मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आखिर पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को काव्य खंड का जो अध्याय 1 है स्टूडेंट, जिसके लेखक हैं गुरु नानक जी, दूसरा है रसखान, तीसरा है घनानंद और चौथा है प्रेम घन। तो एक अध्याय से लेके 3 अध्याय तक के जितने भी अध्याय है स्टूडेंट, यानी कि जो अभी मैं बताया, ये गुरु नानक, रसखान, घनानंद, इनके जो भी दोहा है ना स्टूडेंट, इसे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर रखा है। साथ ही साथ इनके जितने भी प्रश्न उत्तर है इसे भी मैंने समाप्त कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं स्टूडेंट प्रेम घन का जो ये है स्वदेशी, इनके जितने भी दोहा है, यानी कि स्वदेशी में स्टूडेंट टोटल 10 दोहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लीजिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो 10 दोहा है ना स्टूडेंट, ये 10 दोहा को मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आप लोग हर एक चीज़ समझ पाएंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, यही वो व्यक्ति है जिसका नाम है प्रेम घन, या फिर इसको हम लोग बद्री नारायण चौधरी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आप इसे बद्री नारायण चौधरी बोलिए या फिर इसे आप प्रेम घन बोलिए, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले हम लोग इनका परिचय को देखते हैं, इनका परिचय को समझ लेते हैं। जब हम लोग इनका परिचय को समझ लेंगे तब इनमें जो 10 दोहा है उसे भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कॉमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्वदेशी चैप्टर का नाम है स्वदेशी, जिसके लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम लोग प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं। स्वाधीनता एवं स्वदेशी प्रेमी, स्वाधीनता एवं स्वदेशी प्रेमी का अर्थ हुआ, स्व मतलब होता है अपना, देशी मतलब देश, यानी अपना देश के प्रति प्रेम। ठीक है, स्वाधीनता एवं स्वदेशी प्रेमी कवि प्रेम घन जी का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो मिर्जापुर है वो कहाँ पड़ता है? तो वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों से कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि जो प्रेम घन है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि उनका जन्म मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो मिर्जापुर है अभी प्रेजेंट में कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। आखिर किसी को तो वो अपना आदर्श मानेगा ना स्टूडेंट, तो ये जो थे यानी कि प्रेम घन जी जो थे, ये अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। और इन्हीं के कही गई बातों, इन्हीं के जो जितना भी अनमोल वचन होता है स्टूडेंट, उसी पर ये चलते थे। फिर है कि अपना आदर्श मानते हुए काव्य रचना आरंभ कर दिया, और ये क्या करना शुरू कर दिया? काव्य का रचना करना शुरू कर दिया। 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। कौन किया था स्टूडेंट? तो प्रेम घन ने 1874 ईस्वी, डेट को याद रखेंगे आप लोग। 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज एक है, इसको याद रखिएगा, इसका नाम है रसिक समाज। रसिक समाज का क्या किया? तो स्थापना किया। कब किया? 1874 ईस्वी में। मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वहीं से इन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका तथा नगरी निदर नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन करवाया। ठीक है स्टूडेंट, इन्होंने जो है कि क्या किया? कई पत्रिका का संपादन करवाया। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक बार स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है, देखिए यहाँ पर है कि प्रेम घन जी निबंधकार भी थे, वो निबंध भी लिखा करते थे, साथ ही साथ नाटककार भी थे। निबंधकार के साथ साथ क्या थे? तो नाटककार थे।
कवि एवं समीक्षक भी थे, और वो कवि भी थे, समीक्षक भी थे। इनकी रचनाएं प्रेम घन, इनका एक रचना है, इनकी रचनाएं प्रेम घन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हरा कलर में है। ठीक है स्टूडेंट, भारत सौभाग्य प्रयाग रमागमन उनके दो प्रसिद्ध नाटक तथा जीर्ण जनपद नामक काव्य प्रमुख है। इनका दो प्रमुख जो है उनके बारे में बताया गया। तो उनका प्रमुख रचना कौन है? जीर्ण जनपद नामक काव्य प्रमुख है। उनकी भाषा में ब्रज, अवधी और खड़ी बोली समन्वय रूप से दिखाई पड़ती है। यानी कि कोई भी कवि होता है तो वो जो भी चीज़ रचना करता है तो उसमें कोई ना कोई भाषा का अंश जरूर मिलता है। तो इनके जो थे स्टूडेंट, इनका जो था ना रचना वगैरह, उसमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली का समन्वय मिलता है, यानी कि उसका मिलता जुलता रूप दिखाई देता है। इनके लेखन में सब जगह यथार्थता एवं स्वदेशी प्रेम दिखाई पड़ता है। यानी कि ये जितने भी रचना लिखे हैं सब में ना स्वदेशी प्रेम, यानी कि अपना देश से प्रेम करो, ये वाला जो है ना दिखाई पड़ता ही है। यानी कि अपना देश से प्रेम करना चाहिए, अपना देश के लिए ही हर कुछ करना चाहिए, वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। प्रेमघन जी का जो है कि अंत में 1922 ईस्वी में स्टूडेंट इनका मृत्यु हो जाता है। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अब हम लोग इनके दोहे को जानेंगे, लेकिन उनसे पहले आप लोग यहाँ थोड़ा सा परिचय देख लीजिए, है ना। दोहे का परिचय कि स्वदेशी शीर्षक के सभी दोहे प्रेमघन सर्वस्व से संकलित किया गया है। यानी कि मैंने आपको बताया कि इनका एक रचना था जो कि काफ़ी प्रचलित था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेमघन सर्वस्व। ठीक है, ये जो प्रेमघन सर्वस्व है इन्हीं से 10 दोहा को सिलेक्ट किया गया है, जो कि आप लोगों के बीच यहाँ पर पेश किया गया है। वही यहाँ पर है कि प्रेमघन सर्वस्व से संकलित किया गया है, जिसमें कवि ने अपने देश भारत की तात्कालिक यथार्थ को दर्शाया है। यानी कि भारत के बारे में ही सारा कुछ बताया है कि भारत में कैसे क्या हो रहा है, कौन भारत से प्रेम कर रहा है, कौन भारत के खिलाफ है, हम लोग किस प्रकार भारत का वेशभूषा को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, उनके हर एक चीज़ के बारे में दोहे के माध्यम से ये बताते हैं। तो आइए अब हम लोग पहला दोहा देखते हैं। लेकिन पहला दोहा देखने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए स्टूडेंट, उसके बाद मैं समझाऊँगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको समझने में। मैंने क्या किया, ये जो दोहा है ना, ये पहला दोहा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला दोहा है, फिर दूसरा दोहा। तो पहला दोहा का ये फर्स्ट लाइन यानी कि सबे विदेशी, मैंने क्या किया, पहला शब्द को ले लिया सबे विदेशी, अंतिम वस्तु में भारत में दर्शात। तो पहला यहाँ से या दूसरा यहाँ से लिखे, बीच में मैंने डैश डैश दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, पहला शब्द को ले लिया और दूसरा यानी कि अंतिम शब्द को ले लिया, इनके बीच में वो शब्द होगा। कौन सा शब्द? तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सब शब्द होगा। ठीक है, आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा ये दोहा, मैं उनका अर्थ बता देता हूँ। और यहाँ पर बहुत ही गजब तरीका से ये भी लिखा गया है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि दोहा 1 है, दोहा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 दोहा के बारे में मैं बताऊँगा, और मैं ये भी बता दूंगा कि मैं कौन सा दोहा बता रहा हूँ, आप जरूर बुक से मैच कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं। पहला दोहा देखिए क्या है। पहला दोहा में कवि कहना चाहते हैं, आप लोग यहाँ से जब मिलाएंगे ना तो मिल जाएगा। पहला दोहा में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में भारतीयता नाम की कुछ नहीं बचा है। जो हम लोग का भारत देश है ना, वहाँ पर भारत नाम का कुछ बचा ही नहीं है। रीति रिवाज सभी पक्षों में विदेशी वस्तुओं से लगाव हो गया है। यहाँ पर आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जन हैं, हर कोई क्या कर रहा है, तो विदेशी लुक को फॉलो कर रहा है, विदेशी चीज़ को मान रहा है। वो अपना जो कल्चर है, अपना जो नेचर है, उसे वो भूल रहा है। वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं, ठीक है, दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं कि भारत में भारतीयता नाम का कुछ बचा ही नहीं है। अगर यहाँ पर भारतीयता का कुछ बचा है तो वो भी समाप्त हो गया है। रीति रिवाज, जो रीति रिवाज होता है हम लोग का, रीति रिवाज भी अब नहीं बचा है। सभी पक्षों में विदेशी वस्तुओं का लगाव हो गया है, और हर जगह क्या है, विदेशी वस्तुओं का लगाव हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, चाहे वो शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो, हर जगह विदेशी चीज़ का क्या हो चुका है स्टूडेंट, तो लगाव हो चुका है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दूसरा दोहा देखने से पहले। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए दूसरा दोहा क्या है हम लोगों का, समझेंगे आप लोग ध्यान से। जब आप लोग दूसरा दोहा को बुक से मिलाएंगे तो पहला है मनोज भारती, क्या है, मनोज भारती, और अंतिम में लिखा है कि है ये क्रिस्तान। ठीक है, आप इन बुक से मिलाइए और इनका अर्थ को समझिए। यानी कि दूसरा दोहा के माध्यम से प्रेमघन जी कहना चाहते हैं कि देखकर कोई पहचान नहीं कर सकता है कि यह आदमी भारतीय है,
यानी कि किसी व्यक्ति को देखकर ये पता ही नहीं किया जा सकता है आज के ज़माना में कि कौन भारतीय है। ठीक है, मुसलमान है, हिंदू है, सभी अंग्रेज जैसा लगने लगे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हो, पता ही नहीं चलता है कि कौन भारतीय है स्टूडेंट। ठीक है, वही यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सब वेशभूषा बदल लिए हैं, सब अपना रहन सहन बदल लिए हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि कौन भारतीय है। रियल जो भारतीय होना चाहिए वो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, सब अंग्रेज की तरह दिखने लगे। क्योंकि हम लोग का कल्चर में क्या था कि हम लोग धोती कुर्ता पहनेंगे, यस या नो स्टूडेंट, लेकिन हम लोग क्या पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं। ये सब हम लोग का प्रथा में रूल में था ही नहीं। लेकिन जब से अंग्रेज आया तब से हम लोग उसका धीरे धीरे रूल फॉलो करने लगे। चाय हम लोग पीते, चाय हम लोग का थरो था जी। ये सब तो अंग्रेजों की देन है जिसके वजह से आज हम लोग चाय पी रहे हैं। तो दूसरा दो हम यही कहना चाहते हैं कि देखकर पता ही नहीं चल सकता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब अंग्रेज है और पता भी नहीं चलता है। वही दूसरा दो हमें कहना चाहते हैं। तीसरा में कहना चाहते हैं कि विदेशी विद्या पढ़कर, आप लोग तीसरा दोहा मिला लेंगे। ठीक है, विदेशी विद्या पढ़कर, विदेश की जो विद्या होता है, विदेश की जो शिक्षा होती है, वही विदेशी विद्या पढ़कर और विदेशी बुद्धि पाकर इनको विदेशी चाल चलन बहुत अच्छे लगने लगे हैं। जितने भी भारतीय लोग हैं वे लोग क्या किए हैं, विदेशी शिक्षा को पढ़े हैं, विदेश में रहने वाले पढ़ाई को पढ़े हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, विदेश में रहने वाले पढ़ाई को पढ़े हैं। अंग्रेजी जो है, आप लोग अंग्रेजी पढ़ते होंगे, हम लोग भी पढ़ाते हैं। तो क्या अंग्रेजी हम लोग का है रियल में? अंग्रेजी हम लोग का जो भाषा है, हिंदुस्तान का जो लैंग्वेज है, राष्ट्रीय लैंग्वेज है स्टूडेंट, वो क्या है, तो हिंदी है। लेकिन हम लोग हर काम अंग्रेजी में होता है। और जो अंग्रेजी नहीं जानता है उसका आजकल भारत में रहना समझिए कि दुश्वार ही है, क्योंकि अंग्रेजी आना इतना अनिवार्य हो गया है। हर जगह अंग्रेजी, आप आसपास के कहीं जाइए, कोई भी क्षेत्र में जाइए, चाहे दुकान जाइए चाहे कहीं जाइए, कोई भी सामान खरीदिए, हर चीज़ में अंग्रेजी लिखा हुआ है। ये सब क्या है? तो हम लोग क्या किए, विदेशी का पढ़ाई पढ़ के विदेशी रूल ही फॉलो कर रहे हैं ना। आप लोग बड़ा बड़ा संस्था में जाइए पढ़ने के लिए, देखिए वहाँ अंग्रेजी अनिवार्य है, बिना अंग्रेजी क्या नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम कई सारे खुल गए हैं जहाँ पर केवल इंग्लिश का ही वैल्यू दिया जाता है, हिंदी मीडियम का तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता है। इतना मतलब कि जो है कि अंग्रेजों की प्रथाओं को अपना लिया गया है। वही यहाँ पर तीसरा पद के माध्यम से देखिए कितना अच्छा शब्द कह रहे हैं कि विदेशी विद्या पाकर, विदेश की विद्या पाकर और विदेशी बुद्धि पाकर इनको भारतीयों विदेशी चाल चलन बहुत अच्छा लगने लगा है। जो क्या लगने लगा है, भारतीय का जो विदेशी वो अच्छा नहीं लगता है, उनको विदेशी का चाल चलन रहन सहन बहुत अच्छा लगने लगा है। ठीक है स्टूडेंट, तो तीसरा पद में कहना चाह रहे हैं। चौथा पद में देखिए ये क्या कह रहे हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठठे विदेशी ठाठ, और अंत में क्या है इसका, भारतीयता लेंस। अगर मैं बुक में दिखाऊं तो चलिए बुक में एक बार दिखा देते हैं आप लोग को। ये चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये देखिए ना, ये चौथा वाला ठठे वाला है, यहाँ देखिए है ना। यही पद को मैं भी बताऊंगा, समझिएगा इसको ध्यान से। कवि कह रहे हैं, जो हम लोग का प्रेमघन जी है, वे कहते हैं विदेशी ठाठ में बस सज गए हैं। विदेश की ठाठ में, विदेश का रहन सहन में हम लोग सज गए हैं बहुत बड़ा अच्छा से। ठीक है, सज गए हैं। देश भी विदेश जैसे लगने लगा है, जो हम लोग का देश है वो भी अब कैसा लगने लगा है, तो विदेश के जैसा लगने लगा है स्टूडेंट। लगता ही नहीं है कि वो हम लोग का भारत देश है, लग रहा है वो विदेश है। सपना में भी भारत के लोगों ने, भारतीय नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। सपना में भी अगर मैं बात करूं, या फिर अगर वो कल्पना भी कर रहा है तो कल्पना भी वो नहीं कर सकता है। यानी कि भारतीय का कुछ चीज़ बचवे नहीं किया है, हर चीज़ विदेशी अपना रहा है। खाना पीना में देखिए वो क्या अपना रहा है, विदेशी अपना रहा है। मोमोज, चाउमीन, ये सब इंडियन फूड थोड़ी है, दिस इज़ नॉट आवर इंडियन फूड। ये सब हमारा इंडियन फूड नहीं है स्टूडेंट। सब क्या अपना रहा है, सब अंग्रेजी का चीज़ अपना रहा है। चाट, चाउमीन, ये सब हम लोग का प्रथा था ही नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो वही सब चीज़ अपना रहे हैं ना। हाँ, धीरे धीरे कपड़ा में भी देख लीजिए, हम लोगों की जो महिलाएं थी उनका जो वस्त्र था भारतीय का साड़ी था, और वो लोग क्या पहन रही है, तो जीन्स टॉप पहन रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बहुत गलत है ना। हम लोग विदेशी ठाट को अपना रहे हैं। हम लोग सुबह उठते ही बिस्तर पर चाय चाहिए, चाय, सोचिए सुबह उठे या चाय चाहिए। ये चाय क्या हम लोग का है? चाय भी हम लोगों का नहीं है, सब अंग्रेजों की देन है। तो हर एक चीज़ को हम लोग अब भारत में रहकर, भारत के चीज़ों को छोड़ के अंग्रेजों का चीज़ को अपना रहे हैं। कहीं जाते हैं 10 गो सेल्फी खींच लेते हैं,
ये क्या भारतीय की पहचान है? मंदिर जाने से पहले मोबाइल निकालते हैं कि 10 गो 20 गो फोटो खींच के स्टेटस पे स्टेटस लगाएंगे। ये हम लोग की प्रथाएं नहीं है। मंदिर जाओ, श्रद्धा से पूजा करो, आओ, ये है हम लोगों का। लेकिन आजकल तो हर एक चीज़ विदेशी रूल अपना चुका है। बोलिए, आप लोग मानते कि नहीं इस चीज़ को? मंदिर जाने से पहले आप लोग देखते होंगे गांव समाज में या सोसाइटीज़ में, अपने मंदिर जाने से पहले इतने सज सवर लेते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब जो हमारे प्रेम घन जी है वो कहना चाह रहे हैं कि जितने भी यहाँ के भारतीय लोग हैं वो भारत में रह के भारत के चीज़ों को भूल गए हैं। यहाँ के जो ठाठ है सबको क्या कर चुके हैं, वो भूल चुके हैं, सब विदेशी का अपना रहे हैं। वही यहाँ पर कहे गए, देखिए कितने अच्छे शब्दों को उन्होंने कहे हैं कि विदेशी ठाठ में बस सज गए हैं, देश भी विदेश जैसा लगने लगा है, जो देश है वो भी विदेश जैसा लगने लगा है। सपना में भी, सपना अगर जब आप सपना देखते हैं, थिंकिंग करते हैं, ठीक है, तो भारत के लोगों में भारतीय नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। हर एक जगह जहाँ पर भी देखिए वही विदेश, विदेशी लुक। कपड़ा में देखिए जीन्स पहनता है तो 10 जगह फटा रहता है। क्या हम लोग की संस्कृति में क्या है? अपना इज्जत को बचाओ, छुपाओ। लेकिन यहाँ पर जीन्स पहने तो 10 जगह फटा हुआ है। सोचिए, वही सब चीज़ें तो हम लोगों को समझना चाहिए। प्रेम घन जी ये सब चीज़ के माध्यम से हम लोग को जानकारी देना चाह रहे हैं कि हम लोग को भारतीय वेशभूषा, भारतीय कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को इस चीज़ पर भी घमंड करनी चाहिए स्टूडेंट कि हम लोग विदेशी रूप को अपना रहे हैं और विदेशी लोग वो अपना प्रथाओं को छोड़ के हम लोग का प्रथा को अपना रहा है। वो चाह रहा कि काश मैं भारत में जन्म लेता, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। आपको जब मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर ईश्वर अर्थात प्रभु भगवान भी यहाँ पर बार बार जन्म लिए हैं। आप कई सारे इसके उदाहरण देख सकते हैं स्टूडेंट। सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वां दोहा को एक्सप्लेन करते हैं, आखिर देखते हैं कि इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग एक बार कॉमेंट करके बताइए कि ये शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, उसका तुरंत में रिप्लाई मिलेगा। तो आइए अब हम लोग 5वां दोहा को देखते हैं। अब हिंदू लोग भी हिंदी में बातें नहीं करते हैं। देखिए, जो हिंदू लोग हैं, जो इंडिया में हालांकि ज़्यादातर हिंदू की संख्या है, हिंदू लोग भी अब हिंदी में बात नहीं करते, उसको चाहिए अंग्रेजी। वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अब हिंदू लोग भी इस पर हिंदी में बातें नहीं कर सकते हैं। वो लोग बात करना ही नहीं चाहते, वही लोग सोचते हैं कि मैं केवल अंग्रेजी में बात करूँ। क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, केवल अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। यही है, सोचिए, अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग ही भारतीयों को अच्छा लगता है। और ये बात भी सत्य है, अगर आप अंग्रेजी बोल लेते हैं 10 आदमी के बीच तो आप अपने आप को ये समझने लगते हैं, वाह आई एम ग्रेट। सोचिए स्टूडेंट, भारत में रह के भारत का भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, वही यहाँ पर है। और अंग्रेजी वस्तुओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, अर्थात उन वस्तुओं का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था ना, मोमोज बताया था, ये क्या हम लोग का है क्या, चाउमीन, ये सब तो अंग्रेजी वस्तु का। आप लोग कई सारे पैकेज में देखते होंगे, हॉट डॉग्स का नाम सुने होंगे, देखिए आप सर्च कीजिए हॉट डॉग्स, वो मिल जाएगा आपको, वो खाने का चीज़ है। हम लोग का ये सब चीज़ नहीं है, सब अंग्रेजों का रूल है। चाय, मैंने चाय के बारे में पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, ये सब चीज़ हम लोग का इंडियन है ही नहीं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अब हिंदू लोग भी परस्पर हिंदी में बातें नहीं कर सकते हैं, वो हिंदी में बात करना ही नहीं चाहते हैं। अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी वस्तु का उपभोग ही भारतीयों को अच्छा लगता है। और अंग्रेजी वस्तु का जब वो उपभोग करता है या अंग्रेजी वस्तु का वो बात करता है तो उसे क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है स्टूडेंट, ठीक है। आइए अब हम लोग 6ठा दोहा को देखते हैं। देखिए, इसमें कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज, अंग्रेजी विचार, ठीक है, जो विचार होता है स्टूडेंट, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी घर आदि सभी चीज़ें देश के विपरीत विदेशी लोगों को अच्छा लगने लगा है। सोच के देखिए, यहाँ का जितना भी वेशभूषा है, हम लोग का वेशभूषा
उसको अच्छा लगने लगा है और उसका वेशभूषा हम लोग को अच्छा लगने लगा है, वही कहना चाहते हैं। और मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी ये बात भी कहा था कि हम लोग का जो कल्चर है वो विदेशी अपना रहे हैं और विदेशी का कल्चर हम लोग अपना रहे हैं, सोचने की बात है। चलिए तो आइए अब हम लोग 7वां नंबर का देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर इनका दोहा को बुक से मैच कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, 7वां नंबर में है, चलिए दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए आइए, हिंदुस्तानी नाम सुनकर ही भारत के लोग लज्जित हो जाते हैं। अगर उसे कह दीजिए कि आप एक हिंदुस्तानी है तो उसको क्या होने लगता है, तो लज्जित फील होने लगता है। हालांकि इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, मैं प्रेमघन जी को ऐसा कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कभी भी हिंदुस्तानी सुन के मुझे ऐसा लज्जित फील नहीं हुआ है। क्या आप लोगों को हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमको नहीं लगता कि इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन सुन के उसे घृणा आता होगा, कभी नहीं, लज्जित भी नहीं लगता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्टूडेंट जो अपना वेशभूषा दूसरा देश में जाके नहीं बताना चाहते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं यहीं का निवासी हूँ, यानी कि वो अपना परिचय कि मैं यहाँ हिंदुस्तानी हूँ वो दूसरे देश में बताने से घृणित करते हैं, उसे लज्जा फील हो जाता है। तो ये प्रेमघन जी अगर एक तरह से वो सही कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं स्टूडेंट, वो हिंदुस्तान में रह के अपने आप को हिंदुस्तानी बताने में तो नहीं लजाते हैं, लेकिन अगर वो दूसरी जगह चल जाते हैं, बाय द वे अगर वो दूसरा देश चल जाते हैं, वहाँ पर अपना परिचय एज ए इंडियन देने में उसको थोड़ा सा लज्जित फील हो जाता है। क्योंकि हम लोग का इंडियन का जो कल्चर है ना वो कुछ अलग है और वहाँ का कल्चर अलग है। ठीक है, बस यही चीज़ है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कौन, प्रेमघन जी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा प्रेमघन जी कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनकर ही भारत के लोग लज्जित हो जाते हैं। भारतीय सभी वस्तु से भारतीयों को घृणा हो गई है। और ये बात सत्य है कि भारत में रह के हम लोग भारत की वस्तुओं को यूज नहीं करते हैं। क्या आप जो इस वीडियो से आप जो इस वीडियो को जिस फ़ोन से देख रहे हैं, क्या वो फ़ोन कहाँ का है, इंडिया का है क्या? आप लोग ज़रूर सर्च करिएगा कि वो फ़ोन कहाँ का है। चाहे आपके पास वीवो का हो, सैमसंग का हो, चाहे कहीं का भी हो, देखिएगा आप कहाँ का है। ठीक है, तो हम लोग जो है कि वही चीज़ यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि भारतीय सभी वस्तुओं से भारतीयों को घृणा हो गया है। क्या हो गया, घृणा हो गया है, घिन बढ़ने लगा है उसको कि मैं इंडियन चीज़ यूज़ नहीं करूँगा, मैं विदेशी चीज़ यूज़ करूँगा। हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, ये खरीदते वो खरीदते तो देखते हैं ये कौन कंपनी का है। मोबाइल खरीदते हैं, देखते हैं किस कंपनी का मोबाइल है, पता चलता है अरे वाह ये तो चाइना का है। लेके देखते हैं सस्ता दे रहा है। लाइट वगैरह खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम लोग देखते हैं पहले किस मेड इन क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैं कहूँगा कि मेड इन इंडिया लीजिए, मेड इन इंडिया लीजिएगा, दाम भले ही ज़्यादा पड़ेगा लेकिन टिकेगा ज़्यादा। टैक्स तो अपनी सरकार को न दीजिएगा, जैसे दूसरा को तो भुगतान नहीं करना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए 8वां नंबर में देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। संपूर्ण देशवासी का वेशभूषा जो है शहरी हो गया है। जितना भी देशवासी है सबका रहन सहन विदेशी हो चुका है। अभी आप अपना नज़र को दौड़ाइए, सड़क पर निकल के देखिए वहाँ पर ज़्यादातर अगर वहाँ पर लड़कियाँ दिखी तो वो आपको दिखेंगी टी शर्ट में, यस या नो, या फिर आप छोटे छोटे कपड़ों में दिखेगी। ये क्या है, विदेशी रूल है ना। हम लोग का संस्कृति क्या है, सूट सलवार, पूरा शरीर ढका हुआ, ऐसा देखने को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो मिलेगा नहीं। लड़कों को देखिए तो जीन्स, ये क्या जीन्स, हम लोग का जीन्स तो कुर्ता है स्टूडेंट, धोती है, पिनिए कंफर्टेबल रहिए। जो वृद्ध व्यक्ति को देखते होंगे, अपने नाना जी दादाजी को देखते होंगे कितना लूज कपड़ा पहनते हैं, कभी उसका शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है, होगा भी क्यों, क्योंकि वो क्या पहने हुए हैं, धोती कुर्ता, पूरा शरीर के अंदर हवा जाता है तो उसके अंदर किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन, इचिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग भी, और आज बहुत सारा ऐसा सेट सब उतरेंगे, देखिएगा पूरा जीन्स मोटा मोटा वस्त्र पहन ले, अपने आप को काबिल दिखाएगा, आज पता चलेगा कि यहाँ पर उसको फंगल इन्फेक्शन, इधर वो बीमारी है, इधर वो बीमारी है। तो हम लोग का इसके अनुसार, कल्चर के अनुसार भी हम लोगों को कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए, तो पूरा ढीला ढाला वस्त्र धारण करना चाहिए। लेकिन हम लोग 24 घंटा जीन्स चढ़ा के रखते हैं, 24 घंटा, समझता नहीं है, यस या नो। इसीलिए आप लोग समझिए और पूरा लूज कपड़ा पहनिए, ठीक है, और इन्फेक्शन से दूर रहिए। यानी कि वैज्ञानिक कारण भी इनका है कि क्यों हम लोग को ऐसा वस्त्र धारण करना चाहिए। ठीक है, तो 8वां में वही कह रहे हैं कि संपूर्ण देशवासी की वेशभूषा शहरी हो गई है, शहर के जैसा हो गया है, सारे चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है। हजारों ग्रामीण, जितने भी गांव वगैरह आते हैं, हजारों ग्रामीण बाजारों में अब केवल अंग्रेजी
माल ही भरे दिखाई पड़ते। जितने भी दुकान है सब में अंग्रेजी सामान देखने को मिलेगा। आप लोग डॉक्टर जी का नाम सुने होंगे। डॉक्टर में हम लोग पहले ज़माना में आयुर्वेदिक चलता था, भारतीय परंपरा आयुर्वेदिक। लेकिन अब क्या चल रहा है, तो अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही है। काफ़ी अच्छा है 8वां दोहा। 9वां दोहा में देखिए क्या है। नेताओं को शरीर को ढीली ढाली भारतीय धोती संभल में नहीं आती। जो हम लोग का भारत का नेता लोग है स्टूडेंट, उसे ढीला ढाला कपड़ा संभाल में नहीं आता है और वो देश का शासन संभाल लेंगे, ऐसा संभव है? उसे ढीली ढाला कपड़ा तो संभलता ही नहीं है। जो हम लोग का भारतीय है स्टूडेंट, जो भी क्या है, ये हम लोग का प्रेमघन जी कहना चाहते हैं, जो हम लोग का भारत का जो ये नेता वगैरह है, उसे ढीला ढाला जो धोती होता है स्टूडेंट, कुर्ता होता है, वो तो उससे संभलता नहीं है। और वो देश को क्या संभालेंगे? हालांकि वो अगर ये दोहे के माध्यम से ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि धोती तो संभलता नहीं है और वो देश क्या संभालेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर है कि उनकी कोरी कल्पना, यानी वो जो कल्पना करते हैं वो क्या है, ख्वाबी पलाव की जैसा है। ये सब जो जितने भी नेतागण हैं ये ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि हम देश को चला लेंगे, तो ये प्रेमघन जी के अनुसार ये सब बकवास है, वो नहीं चला पाएगा। उससे धोती संभलता नहीं है तो वो देश क्या संभालेगा। और अंतिम है स्टूडेंट 10वां दोहा कहना चाहता है। तो 10वां दोहा को आप लोग समझिएगा और इसके साथ हम लोग समाप्त करेंगे, फिर इनके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, तो 10वां दोहा में लेखक कहना चाहते हैं कि गुलामी करके जीवन यापन करना, यानी कि गुलामी करके जीवन यापन अगर कर रहे हैं, किसी का गुलामी करके जीवन यापन करना, ब्राह्मण क्षेत्रीय शूद्र वैश्य चारों वर्णों के लोगों की चाहत हो गई है। जितने भी वर्ण के लोग हैं सबका ये चाहत हो गया कि हम किसी का गुलामी करें या बदले में खाएं। अंग्रेजों की खुशामद करने वाले, जो अंग्रेजों का खुशामद किया जाता था, खुशामद तेल लगाता था कि हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये पद पर रख लीजिए। ठीक है, अंग्रेजों की खुशामद करने वाला भारतीय वस्तु की झूठी प्रशंसा करने वाले ये भारतीय मानो डफली बजाने वाले बन गए हैं। और ये क्या बन गए हैं? डफली बजाने वाले। क्योंकि ये जितने भी वर्ण हैं, ब्राह्मण हो, क्षेत्र हो, शूद्र हो या फिर वैश्य, ये सब क्या करने लगा स्टूडेंट, ये सब अंग्रेजों का खुशामद करने लगा है। ठीक है, कि हमको काम पर रख लीजिए, ये काम के लिए रख लीजिए, वो काम के रख लीजिए, अपना कुछ नहीं करके ये अंग्रेजों पर डिपेंड है। तो वही यहाँ 10वां दोहा के माध्यम से कहना चाहते हैं। एक बार समझ लीजिए कि गुलामी करके जीवन यापन करना ब्राह्मण क्षेत्रीय शूद्र और वैश्य चारों वर्णों के लोगों की चाहत हो गई है। अंग्रेजों की खुशामद करने वाले, भारतीय वस्तु की झूठी प्रशंसा करने वाले ये भारतीय लोग डफली बजाने वाले बन गए हैं। डफली बजाने वाले अर्थात दूसरों की खुशामद करने वाले बन गए हैं, जो अपना काम खुद कर सकते हैं लेकिन फिर भी ये दूसरे का गुलामी करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 10वां दोहा के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर को स्टूडेंट, किसको क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ तो इसके प्रश्न और उत्तर को मैं अगले अध्याय में बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।